गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ब्रिक स्टार्ट किया था। सो लगभग ब्रिक के बारे में हमने जानकारी ले ली थी कि ब्रिक क्या है, उसके स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, कौन कौन से केमिकल हम जब ब्रिक बनाते हैं तो यूज़ होते हैं। उनमें से हमने सिलिका और लाइम के बारे में देख लिया था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ब्रिक स्टार्ट हो चुका था। अब उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ब्रिक क्या है, इसका स्टैंडर्ड साइज जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, ये फ्रॉग, देखो फ्रॉग से पहले देखो ये वाला पार्ट जो होता है ब्रिक का वो कहलाता है स्ट्रेचर। पंकज सर आप लोग को पढ़ा चुके होंगे। द साइड फेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो साइड फेस होता है यानी कि इधर वाला पोर्शन भी क्या होगा, स्ट्रेचर ही होगा। हेडर की बात करते हैं तो हेडर क्या कहलाएगा, द एंड सरफेस ऑफ द ब्रिक। ये वाला पोर्शन आपका हेडर कहलाता है, वैसे ही इधर वाला पोर्शन भी कहलाएगा। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है हमको अभी। और ये आपका हो गया स्ट्रेचर। ऊपर में जो थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का यूज़ देखो, फ्रॉग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखो जब हम वॉल खड़ा करते हैं सो ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखाया जाता है और दोनों के बीच में क्या किसका लेयर आता है, उनको चिपकाने के लिए मोटार, मोटार का लेयर। तो इस फ्रॉग के कारण जो बॉन्डिंग है ना बहुत अच्छा बनता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, पकड़ मजबूत हो जाती है। तो ये रीज़न होता है फ्रॉग बनाने का। ब्रिक का एक बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया था। स्टैंडर्ड साइज आपको याद रखना है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज याद रखना है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर में। ओके, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 19, ये वाला पोर्शन और ये 9, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ओके, ये तो हो गया स्टैंडर्ड साइज। एक और साइज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल साइज, या फिर जब हम मोटार का यूज़ कर लेते हैं तब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो देन 20 × 10 × 10। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में बस आप नाम याद रखिए कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रिक होते हैं। बाकी आगे हम देखेंगे इसके बारे में। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। ये आपको याद रखना है, सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती है। ब्रिक में कौन सा कंपोजिशन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो सिलिका यानी कि रेत। रेत के बाद आपका आ जाता है एलुमिना 20 से 30%, लाइम 4 से 5%, ऑक्साइड ऑफ आयरन या जिसको हम सिर्फ शॉर्ट में आयरन भी बोल सकते हैं, मैग्नीशिया 1%। तो इसको शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था SALIM, सलीम, याद रखने का। सिलिका, एलुमिना, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन या आयरन बोल दीजिए, एंड मैग्नीशिया। सबसे पहले हमने बात किया था सिलिका। तो सिलिका की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या ये काम करता है। तो सिलिका सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि क्रैकिंग से हमको प्रिवेंट करता है। अगर सिलिका सही मात्रा में यानी कि 50 से 60% मिलाया जाए तो ये हमको क्रैक से क्या करेगा, ब्रिक को क्रैक से बचाएगा, श्रिंकेज होने से भी बचाएगा। श्रिंकेज मतलब सिकुड़न, और वार्पिंग मतलब ऐठन। ऐठन मतलब समझ रहे हो ना। अब आप देखे होंगे कि हमारा जो नोट्स होता है, नोट्स के जो पेज होते हैं, कॉपी के पेजेस जो होते हैं, रखे रखे ऐसे मुड़ जाते हैं थोड़े से ऊपर की ओर, उसको ही बोलते हैं ऐठन। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग, इससे बचाता है सिलिका अगर सही अमाउंट में मिलाया जाए। और इसके कारण ही ये एक यूनिफॉर्म शेप देता है, इन सब के कारण ही एक यूनिफॉर्म शेप देता है। अगर हम सिलिका को ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं, सिलिका को ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं, एक्सेस अमाउंट में मिलाते हैं, सो होता क्या है, इट डिस्ट्रॉय कोहिशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड ब्रिक सम बिकम टू ब्रिटल। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस मात्रा में मिलाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में सिलिका को मिला देते हैं यानी कि 60% से भी ज़्यादा, सो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कोहिशन। कोहिशन का मतलब मैं अभी बताऊंगा, बिटवीन द पार्टिकल्स, हैंस ब्रिक बिकम टू ब्रिटल। ये कोहिशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, कम कर देता है, बिटवीन द पार्टिकल, जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मिट्टी हो गया, रेत हो गया, और बहुत सारे जैसे कि लाइम हो गया, एल्यूमिना, बहुत सारी चीज़ें जो मिलती है
उसके बीच में कोहेशन, यानी कि कोहेशन एक बॉन्ड होता है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को ही बोलते हैं कोहेशन। अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग प्रॉपर्टी के मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमारे पास मटेरियल्स हैं, एलुमिना है, सिलिका है, लाइम है। सो इन सब के बीच में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो गई तो बाकी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इसी को बोलते हैं कोहेशन, द बॉन्ड बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, और इन इसके कारण ही ब्रिक ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब हिंदी में होता है भंगुर, भंगुरता। यानी कि एक एग्जांपल देखता हूँ मैं, ब्रिटल एक इसी का उल्टा होता है डक्टाइल। थोड़ा इसको देख लो, ब्रिटल और डक्टाइल का मतलब समझ लो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ डक्टाइल। डक्टाइल, ये बार बार वर्ड आएगा, डक्टाइल। देखो डक्टाइल और एक होता है ब्रिटल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो डक्टाइल मटेरियल का मतलब होता है, जैसे कि आप छड़ जो घर में यूज़ करते हैं ना, घर में जो छड़ यूज़ करते हैं, सरिया जिसको हम बार बोलते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, सरिया जो हो गया, रेनफोर्समेंट, वो एक डक्टाइल मटेरियल कि वो बहुत मजबूत होता है और टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं अगर ब्रिटल की बात करूं तो एक चौक का टुकड़ा ले लीजिए। क्या होगा, चौक के टुकड़ा को थोड़ा से भी आप मोड़ेंगे या थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करेंगे टूट जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे मटेरियल ही क्या कहलाएंगे, ब्रिटल मटेरियल कहलाएंगे या ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ब्रिटल मतलब ऐसा होगा कि वो हमको फेलियर पॉइंट शो नहीं करेगा, फट से टूट जाएगा। वहीं अगर डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं या डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हमको फेलियर पॉइंट शो करता है। छड़ आसानी से टूटता है क्या, हमको पता चल जाता है कि टूटने वाला है तब वो टूटता है। लेकिन चौक जैसी चीज़ें, ब्रिटल जैसी चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल सडन टूट जाती है। ओके, सो ये डिफरेंस है। बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आगे देखेंगे जब ये हमारे सिलेबस में या कहीं भी दूसरे सब्जेक्ट में कवर होगा। तो ये ब्रिटल, सो वही मैं बता रहा था, अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो ब्रिक है हमारा वो ब्रिटल हो जाता है, यानी कि टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने फट से गिराया और टूट गया, ऐसा। सेकेंड, एलुमिना की बात करते हैं, जो कि 20 से 30% होना चाहिए। अब ये क्या है भाई, एलुमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट, ब्रिक अर्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि अर्थ यानी कि जमीन से ही हम मिट्टी से क्या बना रहे हैं, ब्रिक बना रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रिक अर्थ। ओके, एलुमिना इम्पैक्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक, इम्पार्ट्स होगा वो, इम्पैक्ट्स लिखा गया, IMPARTS, इम्पार्ट्स यानी कि देना। एलुमिना imparts plasticity to the brick earth so that it can be easily molded in any design shape। यानी कि एलुमिना का अगर हम 20 से 30% मिलाते हैं तो ये हमको क्या करता है, एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, प्लास्टिक मतलब आप जानते ही होंगे। अब आप सोचिए, एक खिलौना को बनाने के लिए पहले उसको क्या करते होंगे, एक तो पूरा एक पेस्ट बनाते होंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको शेप देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम घुला हुआ अवस्था में रहता है, मेल्ट अवस्था में रहता है। सो उसके कारण ही हम उसको शेप दे पाते हैं। अगर वो एक बार सूख गया तो क्या उसको मैं शेप दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। सो वही प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, उसको एक शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि इस सॉलिड बनने से पहले जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ही हम उसको शेप दे पाते हैं। तो एलुमिना ये काम करता है। एलुमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके कारण ही इट कैन बी इजिली मोल्डेड इन एनी डिज़ाइन शेप, हम उसको किसी भी शेप में डिज़ाइन कर पाते हैं, मोल्ड में। अब देखो, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। इट causes shrinkage and warping during the drying of the brick and makes the brick too hard during the working process। अगर हम एक्सेस अमाउंट में मिला देंगे तो ये क्या कर देता है, श्रिंकेज यानी कि सिकुड़न या ऐठन जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। और जब हम इसको सुखाते हैं ब्रिक को, सो ब्रिक बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिससे इसके साथ वर्क कर पाना मुश्किल है। वर्क कर पाना मतलब वही, उसको मोल्ड में शेप दे पाना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो ये एलुमिना हो गया। उसके बाद आज हम देखते हैं लाइम, ये नया होगा।
लाइम की बात करते हैं, लाइम मतलब चूना ही होता है, थोड़ा सा लाइम की मात्रा भी मिलाई जाती है। इससे क्या होता है कि ब्रिक में कोई भी श्रिंकेज आने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो लाइम ऑल्सो प्रिवेंट्स द श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक्स। इफ इट इज इन एक्सेस, अगर लाइम को भी अगर हम एक्सेस अमाउंट में मिला देते हैं तो ये क्या हो रहा है, देखो, इट कॉसेज द ब्रिक टू मेल्ट ड्यूरिंग द बर्निंग, देयर बाई इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक। लाइम चूना थोड़ा सा ज्वलन, उसमें भी मतलब केमिकल रिएक्शन होते हैं, गर्माहट आ जाती है जिसके कारण मेल्ट हो जाता है। जब इसको हम और गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसलिए इसका शेप कभी कभी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है ब्रिक का। इसमें एक नोट पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ब्रिक, जब हम ब्रिक को बर्न करते हैं, जैसे भट्टी में हम गर्म करते हैं, आप देखे होंगे लास्ट प्रोसेस होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो हमारा लाइम स्टोन है, वही लाइम, वो कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में। क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाने के कारण क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और एक स्लैकिंग प्रोसेस आ जाता है। स्लैकिंग मतलब एक थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद जो आपको देखने दाग जैसे दिख जाते हैं नमी की उपस्थिति में, उस टाइप के भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन सब के कारण, अब जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण इसमें क्रैकिंग आ जाती है या डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ब्रिक का। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझ गया ना, उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन अगर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उसमें क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो ये लाइम याद रखना है, श्रिंकेज से बचाता है लाइम, 4 से 5% होता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका शेप खराब हो सकता है ब्रिक का। चौथा है ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन को हम कितना मिलाते हैं, 5 to 6%। ये क्या काम करता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन हेल्प सिलिका एंड लाइम टू फ्यूज विथ ईच अदर, हेंस लीड्स टू द डेवलपमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ इन द ब्रिक। जो सिलिका और लाइम होता है, इन दोनों को फ्यूज यानी कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने में बहुत हेल्पफुल होता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, या आयरन भी बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कारण इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ब्रिक का। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स रेडिश ब्राउन कलर इन ब्रिक। देखो, ऑक्साइड ऑफ आयरन के कारण ही जो ब्रिक हमारा होता है थोड़ा सा लाल भूरा दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, सो याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर किसके कारण होता है ब्रिक में, तो वो होता है आपका ऑक्साइड ऑफ आयरन के कारण। इट्स इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी मतलब उससे कुछ भी चीज़ें आर पार जा सकती हैं। परमेबल, इम्परमेबल मतलब नहीं जा सकती, यानी कि हम बोल सकते हैं उसमें होल्स या स्पेस या वॉइड्स बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ आयरन याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के कारण ही ब्रिक में आता है। उसके बाद है मैग्नीशिया, 1% मिलाया जाता है। ये क्या करता है, ऑल्सो प्रिवेंट द श्रिंकेज इन ब्रिक्स एंड इम्पार्ट्स येलोइस टिंट इन ब्रिक्स। थोड़ा सा येलोइस कलर ये भी देता है। ये आपका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और मैग्नीशिया सीमेंट में भी आपको देखने को मिलेंगे, सेम इसके काम होते हैं। ओके, सो ये याद रखना है आपको, पांचों केमिकल कंपोजिशन, सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। कोड मैंने बताया है सलीम, कैसे याद रखेंगे आप, सलीम से, SALIM। ओके, फिर हम देखते हैं कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक। सबसे पहला है आपका लाइम स्लैकिंग। देखो, ये तो हम देख ही चुके हैं कि लाइम अगर थोड़ा सा एक्सेस मात्रा में मिल जाता है, सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्लैकिंग जैसी आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अब स्लैकिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है जिसके कारण उसमें क्रैकिंग या डिसइंटीग्रेशन आ जाता है। और जो ब्रिक का कलर है वो भी ब्रिक रेड से येलो हो जाता है लाइम के ज़्यादा मिलने के कारण। ठीक है, आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स के बारे में याद रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ द आयरन पायराइड्स लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग बर्निंग ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पायराइड्स। बस नाम याद रखो आयरन पायराइड्स के बारे में, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। बाकी लाइम स्लैकिंग और एल्केलीस तो जानना ही है, और 2 नाम और आएंगे अभी। ठीक है, सो आयरन पायराइड्स भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जैसे ही ये जो 5 कंपोजिशन अभी हमने पढ़ा ना, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने के कारण थोड़े थोड़े मात्रा में ये भी क्या हो जाते हैं, अपने आप वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये ज़्यादा मात्रा में ना बने।
और ये तब होता है जब हम सही मात्रा में वो 5 इंग्रेडिएंट्स को नहीं मिलाते हैं। सो बस नाम याद रखिए। एल्केलीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। एल्केलीज एक्ट एज अ फ्लक्स ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ब्रिक, बट इफ इट इज इन एक्सेस इट काउसेस द ब्रिक्स टू फ्यूज विच ईच अदर, देयर बाई रिजल्ट इन ट्विस्टिंग एंड वॉर्पिंग। तो एल्केलीज के बारे में याद रखना है, फ्लक्स का काम तो करती है, फ्लक्स मतलब जलाने का काम करती है ब्रिक को जब हम बर्न करते हैं, बट अगर एल्केलीज ज़्यादा मात्रा में आ जाती है सो ये ट्विस्टिंग और वार्पिंग जैसे प्रॉपर्टी भी शो करती है। प्रेजेंस ऑफ एल्केलीज ऑल्सो लीड्स द एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग इन ब्रिक। जो स्टेनिंग और एफ्लोरेसेंस हमको लाइम के कारण मिलता था, अब देखो यहाँ पे एल्केलीज के कारण भी मिलता है। एफ्लोरेसेंस और स्टेनिंग का मतलब होता है जैसे कि आसपास अगर नमी मिल गई तो उस नमी के कारण जो सफ़ेद सफ़ेद वाला एक देखे होंगे ग्रे स्पॉट्स बन जाते हैं या सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे जैसे मिल जाते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टी भी एल्केलीज के कारण दिख जाती हैं। ये एल्केलीज भी हमारे 5 जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिलाने से ही हल्के से थोड़ी मात्रा में ये भी अपने आप आ जाते हैं। पबल्स और स्टोन्स, पबल्स और स्टोन मतलब जो छोटे मोटे पत्थर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स and pebbles brick earth leads to the formation of weak and porous brick, load carrying capacity of which is comparatively reduced। इस क्या कह रहा है कि जाहिर सी बात है आपने ब्रिक बनाया, ब्रिक के अंदर छोटे छोटे पत्थर भी अवेलेबल हैं, तो होगा क्या सबसे पहली चीज़ तो उसके कारण स्ट्रेंथ हमारे ब्रिक का कम हो जाएगा, और इन केस वो निकल भी जाते हैं तो वहाँ पे पोरस या फिर थोड़े से पोर आ जाते हैं, जिसके कारण लोड कैरिंग कैपेसिटी, अब स्ट्रेंथ कम हो रहा है, उसकी मजबूती कम हो रही है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ब्रिक की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम ब्रिक बना रहे हैं उसमें छोटे छोटे पत्थर गिट्टी विट्टी जो आ जाते हैं वो भी अवेलेबल है तो उसको साफ करना ज़रूरी होता है। लास्ट है ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेंट, वेजिटेटिव मतलब वही जो आपके पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ वगैरह होते हैं वो सब। सो अगर मिट्टी मिट्टी में अगर ये सब भी मिले हुए हैं, हमने अच्छे से साफ नहीं किया, सो ये भी हमारे ब्रिक के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण होता क्या है, देखो लिखा भी है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर हेल्प इन द बर्निंग ऑफ ब्रिक। ये ठीक है, बर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए तो हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट है तो जलेगा, बट इफ़ दे आर लेफ्ट अनबर्नड, अगर ये वहाँ पे अगर पूरा ना चल के थोड़े बहुत मात्रा में रह जाते हैं तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन। तो जाहिर सी बात है अगर हम उसको बर्न करें तो वहाँ पे गैस तो निकलेगा इन सब के कारण, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के कारण निकलने वाले गैस के कारण क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े से वॉइड्स आ जाते हैं, गैस बाहर निकलती है, तो उन वॉइड्स के कारण क्या होता है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ब्रिक में वॉइड्स है, भंगूर है, ठीक है, स्पेस है छोटे छोटे, तो उसके कारण ब्रिक हमारा क्या हो जाता है, मजबूत नहीं बन पाता, या उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है या स्ट्रेंथ कम हो जाता है। सो नाम याद रखेंगे आप, ठीक है, नाम याद रखेंगे। क्या क्या नाम मैंने बताया, क्या क्या नाम मैंने बताया, पहले देख लेते हैं। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में आपको नाम याद रखना है, एक तो आपका लाइम, सेकेंड आपका याद रखना है एल्केलीज, थर्ड मैंने बताया पबल्स एंड स्टोन, पबल एंड स्टोन, और फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है आपका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर। ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी 5 तो हमारे लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स थे शुरू के, ठीक है। उसके बाद ये बस आज हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे होगा, यानी कि ब्रिक हम बनाएंगे कैसे, क्या प्रोसीजर है उसका। सो क्या होगा भाई, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले होगा। प्रिपरेशन ऑफ क्ले मतलब हम क्ले तैयार करेंगे, जैसे होता है ना, हम जैसे कि ब्रिक बनाना है तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिट्टी कहाँ से मिलेगा, अर्थ से मिलेगा। हम मिट्टी को कहाँ से खोदना है, कितने गहराई तक खोदना है, कितने गहराई तक के मिट्टी का यूज़ करना है, साफ कैसे करेंगे, कहाँ पे इकट्ठा करेंगे, वो सब आएगा प्रिपरेशन। सेकेंड होता है आपका मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो हम सांचे में रख कर एक शेप प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप जो प्रोवाइड करते हैं, वो सेकेंड प्रोसीजर है हमारा मोल्डिंग। फिर हम क्या करते हैं, ड्राइंग यानी कि सुखाते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, बर्न यानी कि उसको जलाते हैं। सो इसको भी देखेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको याद रखना है 5 मेन जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कंपोजिशन है वो याद रखना है, और हार्मफुल कंपोजिशन भी याद रखने हैं। हालांकि आप लोग शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं।
ओके, सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।